कभी एक दुनिया और थी, बिल्कुल हमारे जैसी ही। वहां भी कभी कभार कुदरती हादसे होते थे, बड़े ज्वालामुखी फटते थे और कभी कभी कोई एस्टेरॉयड आसमान से आकर तबाही मचा देता था। मगर तब भी पहले 1 अरब साल तक वो दुनिया बहुत खुशहाल थी। जब हमारा सौर मंडल जवान था तो शुक्र ग्रह कुछ ऐसा ही दिखता था। फिर वहां का माहौल बिगड़ना शुरू हुआ। शुक्र ग्रह जो कभी किसी स्वर्ग जैसा लगता था, एक नर्क में तब्दील हो गया। एक मामूली सा संतुलन बिगड़ने से ये स्वर्ग नर्क में बदल गया। इतना मामूली कि आप सोच भी नहीं सकते। एक बार चीजें बिगड़ना शुरू हुई तो फिर सुधर नहीं पाई। ये है शुक्र ग्रह, हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी। आज ये ऐसा दिखता है। शुक्र ग्रह के समुद्र बहुत पहले खत्म हो गए थे। इसकी सतह जलती भट्टी से भी गर्म है, इतनी गर्म कि सीसा भी पिघल जाए। मगर क्यों? शायद आपको लगे कि शुक्र ग्रह पृथ्वी के मुकाबले सूर्य से 30% ज्यादा नजदीक है, इसलिए। मगर यह वजह नहीं है। शुक्र ग्रह को चारों ओर से सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों ने घेरा हुआ है, जो धूप को सतह तक पहुंचने से रोक लेते हैं। इससे तो शुक्र को पृथ्वी से भी ज्यादा ठंडा होना चाहिए था, मगर फिर यह इतना गर्म क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि बादलों के बीच से जो भी थोड़ी बहुत धूप सतह तक पहुंचती है वो वापस नहीं लौट पाती। कार्बन डाइऑक्साइड की एक घनी परत एनर्जी को बाहर निकलने से रोक लेती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या कहें कि CO2, दम घोंटने वाले ब्लैंकेट की तरह सारी गर्मी अपने अंदर रख लेती है। शुक्र पर न तो कोयला जल रहा है और न धुआं उगलने वाली भट्टियां लगी हैं। इंसान की मदद लिए बिना भी कुदरत किसी पर्यावरण को खत्म कर सकती है। शुक्र बुरी तरह ग्रीन हाउस गैसों की चपेट में है। ये वेनिडा 13 का मलबा है। 1982 में तब के सोवियत यूनियन के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने ये स्पेसक्राफ्ट शुक्र ग्रह पर उतार दिया था। उन्होंने किसी तरह इसे 2 घंटे तक ठंडा बनाए रखा ताकि ये आसपास के फोटोग्राफ ले सकें और उन्हें पृथ्वी तक भेज सकें। इसके बाद इसकी सारी मशीनरी गर्मी से पिघल गई। शुक्र और पृथ्वी दोनों के पास शुरू में एक जितना कार्बन था, मगर दोनों बिल्कुल ही अलग अलग रास्ते पर चल पड़े और इन दोनों ही कहानियों में कार्बन का किरदार सबसे अहम था। शुक्र पर तकरीबन सारा कार्बन गैस के रूप में था, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में। जबकि पृथ्वी पर ज्यादातर कार्बन कई युगों तक कार्बोनेट चट्टानों की तिजोरियों में बंद रहा, जैसे कि ये डोवर की मशहूर सफेद कगारों का एक हिस्सा जो इंग्लिश चैनल के किनारे है। किस ताकत से ये कमाल की चीज बनी होगी। ऐसे जीव ने जो सुई की नोक से भी 1000 गुना छोटा है, ऐसे लाखों जीवों ने, एक कोशिका वाले एल्गी ने। ज्वालामुखियों ने हवा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी और समुद्रों ने धीरे धीरे उसे सोख लिया। लाखों सालों के दरमियान सूक्ष्म जीवों एल्गी ने उस कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत छोटे छोटे खोलों में बदल दिया। चौक या चूना पत्थर की मोटी परतों के रूप में वो समुद्र की तली में इकट्ठा हो गए। बाद में पृथ्वी की हलचलों ने समुद्र तल को ऊपर उठा दिया और ये बड़ी बड़ी कगारें बन गईं। दूसरे समुद्री जीवों ने कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बड़ी बड़ी कोरल रीफ्स बना डाली। समुद्रों ने भी पानी में घुली CO2 को बिना किसी जीव की मदद लिए चूना पत्थर में बदल दिया। इसकी वजह से पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत मामूली सी ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बची है, 1% के 300वें हिस्से से भी कम। जरा सोचिए, 10,000 मॉलिक्यूल्स में से 3 से भी कम। मगर इसके बावजूद इसी से तय होता है कि पृथ्वी बंजर रहेगी या हरी भरी। अगर पृथ्वी पर जरा सी भी कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो यहां बर्फ ही बर्फ होगी।
और अगर इससे दुगनी हो जाए यानी 10,000 में 6 मॉलिक्यूल्स हो जाएं, तो यहाँ बर्दाश्त के बाहर गर्मी हो जाएगी और दूसरी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। मगर तब भी यहाँ शुक्र जितनी गर्मी नहीं होगी, उसका कोई मुकाबला नहीं। वहाँ के समुद्र अरबों साल पहले ही भाप बनकर उड़ गए। जब समुद्र ही नहीं है तो ये वायुमंडल से CO2 लेकर उसे मिनरल बनाकर जमा भी नहीं कर सकता। यहाँ ज्वालामुखियों से निकलने वाली CO2 लगातार इकट्ठी होती जा रही है। आज यहाँ का वायुमंडल पृथ्वी के मुकाबले 90 गुना ज्यादा भारी हो चुका है और इसमें गर्मी रोक कर रखने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के सिवा कोई और गैस बहुत कम है। इसीलिए शुक्र ग्रह एक जलती भट्टी की तरह है जहाँ जीवन संभव नहीं। मगर पृथ्वी इससे अलग है। ये जिंदा है और सांस लेती है, मगर बहुत धीमे। इसकी एक सांस 1 साल में पूरी होती है। पृथ्वी की जिंदगी जंगलों से है और ज्यादातर जंगल उत्तरी गोलार्ध में ही हैं। जब उत्तर में बसंत का मौसम आता है तो ये जंगल हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बड़े हो जाते हैं और जमीन हरी भरी हो जाती है। इससे वायुमंडल में CO2 कम हो जाती है। जब पतझड़ आता है और पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं तो उनके सड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा वायुमंडल में पहुंच जाती है। साल के दूसरे हिस्से में यही काम दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है, मगर दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादातर समुद्र ही है। इसलिए उत्तर के जंगलों की वजह से ही दुनिया में CO2 में होने वाला सालाना बदलाव तय होता है। करोड़ों सालों से पृथ्वी इसी तरह सांस ले रही है, मगर 1958 तक ओशनोग्राफर ने वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को सही सही मापने का तरीका खोजा। हीलिंग ने पृथ्वी के सांस लेने का तरीका पता किया। मगर उन्हें एक चौंकाने वाली बात भी पता चली। इंसान के इतिहास में पहली बार CO2 के स्तर में जबरदस्त बढ़त देखी गई थी और जो तब से लेकर अब तक जारी है। CO2 का ये स्तर उस दौर के मुकाबले बहुत ज्यादा है जब खेती और सभ्यता की शुरुआत हुई थी। दरअसल ऐसी बढ़त पृथ्वी ने 30 लाख सालों में कभी नहीं देखी। ये इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? इसका सबूत पानी में मौजूद है। पृथ्वी के पास गुजरे जमाने की बर्फ में लिखी एक डायरी है। क्लाइमेट साइंटिस्ट्स ने ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका के ग्लेशियर्स में बहुत गहराई से बर्फ निकाली है। बर्फ की इन परतों के बीच बहुत पुरानी हवा भी कैद है। की मदद से हम पृथ्वी के वायुमंडल के पिछले 8 लाख सालों का रिकॉर्ड देख सकते हैं। इस दौरान कभी भी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 1% के 300वें हिस्से से ऊपर नहीं गया, यानी कि 20वीं सदी की शुरुआत तक। उसके बाद से इसमें लगातार और तेजी से बढ़त हो रही है। औद्योगिक क्रांति से पहले के मुकाबले ये स्तर 40% से ज्यादा हो चुका है। कोयला, तेल और गैस जलाकर हमारी सभ्यता जितनी तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रही है, उस तेजी से पृथ्वी उससे सोख नहीं पा रही। इसलिए हवा में CO2 का स्तर बढ़ रहा है। हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है। हर गर्म चीज से एक किस्म की रोशनी निकलती है जिसे आंखों से हम नहीं देख सकते। इसे थर्मल इंफ्रारेड लाइट कहते हैं। हम सबके अंदर से नजर न आने वाला हीट रेडिएशन निकलता है। अंधेरे में भी इंफ्रारेड की रोशनी में पृथ्वी ऐसी दिखेगी। यह पृथ्वी की अपनी खुद की गर्मी है। सूर्य की रोशनी इसकी सतह से टकराती है। पृथ्वी इसकी ज्यादातर एनर्जी को सोख लेती है, जिससे वो गर्म हो जाती है और उसकी सतह इंफ्रारेड लाइट में चमकने लगती है। मगर वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड इस हीट रेडिएशन के ज्यादातर हिस्से को सोख लेती है और उसे वापस सतह पर भेज देती है। इससे पृथ्वी और ज्यादा गर्म हो जाती है। इसी सिलसिले को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। फिजिक्स के लिहाज से कहें तो ये एनर्जी फ्लो का हिसाब किताब है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर हमारे वायुमंडल में बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो पृथ्वी बर्फ का एक बड़ा गोला बन जाएगी और हम भी खत्म हो जाएंगे। यानी थोड़ा बहुत ग्रीन हाउस इफेक्ट तो अच्छी चीज है, मगर ज्यादा होने पर इससे जलवायु गड़बड़ा जाएगी और हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। ठीक है, मगर ये कैसे पता कि इसकी वजह हम ही हैं? हो सकता है खुद पृथ्वी की वजह से CO2 बढ़ रही हो। शायद हमारे कोयला और तेल जलाने से इसका कोई रिश्ता ही न हो। इसकी वजह शायद वो ज्वालामुखी हो। हर कुछ साल में सिसिली के माउंट एटना में जोर का धमाका होता है। इसके एक धमाके से वायुमंडल में लाखों टन CO2 पहुंच जाती है। तो फिर
पृथ्वी के तमाम ज्वालामुखियों से निकलने वाली CO2 कितनी होगी? इसके लिए वैज्ञानिक तरीके से हिसाब लगाते हैं। वायुमंडल में हर साल करीब 50 करोड़ टन CO2 ज्वालामुखियों की वजह से पहुंचती है। ये काफी ज्यादा है ना? मगर ये उस 30 अरब टन CO2 का 2% भी नहीं है जो हम इंसान हर साल हवा में उड़ेल रहे हैं। और मजे की बात, वायुमंडल में जितनी CO2 बढ़ी है वो ठीक उतनी ही है जितनी कोयला, तेल और गैस जलाने से निकली है। ज्वालामुखी से निकली CO2 थोड़ी अलग होती है। यह जीवाश्म ईंधन जलाने से निकली CO2 से थोड़ी भारी होती है। अगर दोनों के एटम्स को गौर से देखें तो फर्क समझ में आ जाता है। ये साफ है कि CO2 के बढ़ने की वजह ज्वालामुखी नहीं है। इसके अलावा गर्मी जिस रफ्तार से बढ़ रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की रफ्तार से मेल खाती है। मामला बड़ा संगीन है। ये सारा इल्जाम हमारे ऊपर ही आता है। सालाना 30 अरब टन CO2 कितनी होती है? अगर इसे ठोस रूप में लाया जाए तो ये करीब उतनी ही होगी जितनी डोवर की सफेद चट्टानों में है। और इतनी CO2 हम हर साल हवा में घोल रहे हैं। बदकिस्मती से हमारी सभ्यता जो कचरा पैदा कर रही है वो कोई मामूली चीज नहीं है। ये हमारी पृथ्वी का मौसम और जलवायु तय करने वाली गैस है। यही सब तय करती है। बुरी बात यह है कि CO2 नजर नहीं आती। अगर हम इसे देख पाते, अगर हमारी आंखें CO2 देख पाती, शायद कॉस्मोस में ऐसे जीव भी हों जो इसे देख पाते हों। अगर हमें वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड दिखती तो शायद हम इसकी जिम्मेदारी भी ले लेते और वायुमंडल पर हो रहे इंसान के असर को समझ पाते। मगर दुनिया गर्म हो रही है। इसका सबूत चारों ओर है। सबसे पहले आप थर्मोमीटर्स को ही लीजिए। दुनिया भर के वेदर स्टेशंस 1880 के दशक से ही तापमान का भरोसेमंद रिकॉर्ड रख रहे हैं और नासा ने उस डेटा का इस्तेमाल करके एक मैप बनाया है जिसमें वक्त के साथ बदलते दुनिया के औसत तापमान को दिखाया गया है। पीले का मतलब है उस इलाके में 1880 के औसत के मुकाबले ज्यादा तापमान। ऑरेंज का मतलब उससे भी गर्म और लाल का मतलब सबसे ज्यादा गर्म। 19वीं सदी के मुकाबले दुनिया अब ज्यादा गर्म है। उस जमाने में हुए दुनिया की अब तक के सबसे बड़े मेले में एक गुमनाम वैज्ञानिक ने इस मुसीबत का एक हल सामने रखा था। आइए मेरे साथ। एक वक्त था जब ये दुनिया न तो ज्यादा गर्म थी और न ज्यादा ठंडी, बस एकदम ठीक थी। फिर वो वक्त आ गया जब यहाँ रहने वालों को पता चला कि हमारी ये प्यारी सी पृथ्वी बदलने लगी है। और ऐसा नहीं कि हमने इस बुरे वक्त को आते नहीं देखा। 1896 में स्वीडिश साइंटिस्ट सवांते आर्हेनियस ने हिसाब लगाया था कि वायुमंडल में मौजूद CO2 अगर दुगनी हो जाए तो ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगी। 1930 के दशक में अमेरिकन फिजिसिस्ट E.O. हल्बर्ट ने नेवल रिसर्च लेबोरेटरी में इस नतीजे को सही पाया था। मगर अब तक ये सिर्फ एक थ्योरी थी। गाय कैलेंडर ने ऐसे सबूत जमा किए जिनसे पता चलता था कि CO2 और दुनिया के औसत तापमान दोनों में ही बढ़ोतरी हो रही है। अब भी इंसान अनजाने में ही सही मगर अपनी सभ्यता के पैदा किए कचरे से दुनिया की जलवायु बदल रहा है। ये जो गैसें निकल रही हैं फैक्ट्रियों से और गाड़ियों से, उनसे हर साल 6 अरब टन से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही हैं। ये सूर्य की गर्मी को हवा में ही सोख लेती है और इससे हमारा वायुमंडल लगातार गर्म हो रहा है। ये बुरी बात है क्या? ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि पृथ्वी के तापमान में कुछ डिग्री की बढ़ोतरी से ही ध्रुवों पर जमा बर्फ पिघल जाएगी। 1960 में कार्ल सेगन की PhD थीसिस में शुक्र ग्रह पर ग्रीन हाउस गैसों के असर का हिसाब किताब लगाया गया था। उन्हें पृथ्वी समेत तमाम ग्रहों के वायुमंडल में हमेशा से दिलचस्पी थी और ये उसी का एक हिस्सा था। 1980 में असली कॉस्मोस सीरीज में कार्ल सेगन ने आगाह किया था, हम हवा में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा रहे हैं। ऐसा होता रहा तो जल्द ही पृथ्वी की जलवायु गड़बड़ा जाएगी और कॉस्मोस में हमारा ये इकलौता घर, ये स्वर्ग एक नर्क में बदल जाएगा।
जब कार्ल ने यह बात कही थी तब से अब तक हम वायुमंडल में 400 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड और उंडेल चुके हैं। अगर हमने अपने तरीके नहीं बदले तो हमारे बच्चों को पृथ्वी किस हाल में मिलेगी? वैज्ञानिकों ने जो अंदाजा लगाया है उसके मुताबिक अगर हमने ये सिलसिला जारी रखा तो हमारे बच्चों को मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। जानलेवा लू चलेगी, भयानक सूखा पड़ेगा, समुद्र ऊपर उठेगा, प्रजातियों का सफाया होगा। हमें विरासत में हरी भरी पृथ्वी मिली थी जिसकी जलवायु बहुत हद तक स्थिर थी। हजारों सालों तक यहाँ खेती और सभ्यताएं फलती फूलती रहीं और अब हमारी लापरवाही और लालच ने उस सब को दांव पर लगा दिया है। चलिए, हम वैज्ञानिक जलवायु के बारे में इतनी दूर तक की भविष्यवाणी करने में अगर माहिर हैं, तो फिर मौसम के बारे में हमारा अंदाज गलत कैसे हो जाता है? बल्कि इस साल तो मेरे शहर में सबसे ज्यादा ठंड पड़ी है। ऐसे में तो हम वैज्ञानिकों को मानना चाहिए कि पृथ्वी पर ठंड बढ़ रही है। मौसम और जलवायु में बहुत फर्क है। वायुमंडल बहुत थोड़े अरसे में जो करता है वो मौसम है। ये कुछ घंटे या कुछ दिन चलता है। मौसम का कोई ठिकाना नहीं, यानी कि मामूली से बदलाव होने पर भी मौसम पूरी तरह बदल जाता है। इसीलिए 10 दिन बाद के मौसम की भविष्यवाणी किसी मतलब की नहीं। मौसम का एक लंबे अरसे का औसत जलवायु है, कई सालों का औसत। जिन ताकतों की वजह से वायुमंडल में ऊर्जा का संतुलन बनता बिगड़ता है, उन्हीं से जलवायु भी बनती है। जैसे कि सूर्य में होने वाले परिवर्तन, पृथ्वी की कक्षा में झुकाव, पृथ्वी द्वारा अंतरिक्ष में वापस भेजी गई सूर्य की रोशनी और हवा में ग्रीन हाउस गैसों की मौजूदगी। इनमें से किसी में भी बदलाव हो तो जलवायु पर भी फर्क पड़ता है, जिसे पहले से बताया जा सकता है। मेरे इस दोस्त की चहलकदमी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस दिखा रही है। ये मौसम है। ये जानना नामुमकिन है कि अगले ही पल ये कहां जाएगा, मगर ये जानना मुश्किल नहीं कि इसकी इस चहलकदमी की रेंज कहां तक होगी, क्योंकि मैंने इसे एक रस्सी से पकड़ा हुआ है। हम जलवायु को सीधे तौर पर नहीं देख सकते, सिर्फ मौसम को ही देख पाते हैं। मगर कई सालों का औसत मौसम एक पैटर्न दिखाता है। मैं जिस रास्ते चल रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म पैटर्न है। मौसम की भविष्यवाणी मुश्किल है मेरे दोस्त की तरह, मगर जलवायु की भविष्यवाणी हो सकती है। पृथ्वी के लंबे इतिहास में जलवायु कई बार बदली है, मगर हमेशा किसी न किसी बड़ी ताकत की वजह से। फिलहाल जो सबसे बड़ी ताकत जलवायु को बदलने में लगी है वो है फॉसिल फ्यूल के जलाने से पैदा CO2, जो सूर्य की गर्मी को यहीं रोक कर रखती है। इससे जो गर्मी बढ़ती है वो कहीं तो जाएगी। इसमें से कुछ हवा को गर्म करती है और ज्यादातर समुद्र में पहुंचती है। पूरी दुनिया में समुद्र पहले से ज्यादा गर्म हो रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर आर्कटिक ओशन और उसके आसपास के इलाके में दिखता है। चलिए, गर्मियों में ऐसे समुद्र की बर्फ कम हो रही है जहां शायद ही कभी कोई जाता हो। अगर उत्तरी ध्रुव की बर्फ खत्म हो जाए तो मुझे फिक्र क्यों होनी चाहिए? बर्फ पृथ्वी की सबसे चमकदार कुदरती परत है और समुद्र सबसे गहरे रंग की परत। बर्फ सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देती है। पानी इस रोशनी को एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाता है, जिससे और ज्यादा बर्फ पिघलती है और इससे सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करने वाली सतह और बढ़ जाती है। इस सिलसिले को हम पॉजिटिव फीडबैक लूप कहते हैं। अकेली CO2 जिन बहुत सारे कुदरती तरीकों से गर्मी बढ़ाती है, ये उन्हीं में से एक है। इस समय हम आर्कटिक ओशन के किनारे ड्रू पॉइंट अलास्का में हैं। जब मैं पैदा हुआ था तो यह किनारा यहाँ से 1.6 किलोमीटर दूर था। तब यह हर साल करीब 20 फीट की दर से टूट रहा था। अब हर साल 50 फीट जमीन कम हो रही है। आर्कटिक समुद्र गर्म हो रहा है और वो भी तेज होती रफ्तार से, इसलिए साल के ज्यादातर वक्त यहाँ बर्फ नहीं होती। इससे यहाँ के किनारे तूफान की वजह से कटते फटते रहते हैं। तूफान भी अब पहले से तेज होते जा रहे हैं और ये भी जलवायु बदलने का एक असर है। अलास्का, साइबेरिया और कनाडा असल में पर्माफ्रॉस्ट हैं, यानी ऐसी जमीन जो इस सहस्त्राब्दी से पहले हमेशा बर्फ से ढकी रहती थी। इसमें बहुत सारी जैविक चीजें हैं, जैसे कि हजारों साल पहले के पेड़ों की पत्तियां और जड़ें। चूंकि पृथ्वी के किसी और इलाके के मुकाबले आर्कटिक ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है, इसलिए पर्माफ्रॉस्ट भी पिघल रहा है और इसमें दबी चीजें सड़ रही हैं, वैसे ही जैसे फ्रीजर बंद कर देने पर सड़ती हैं। पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन निकलकर वायुमंडल में मिल रही हैं। ये और भी खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। इससे यहाँ गर्मी और ज्यादा बढ़ रही है और ये भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एक उदाहरण है।
दुनिया के सारे परमाफ्रॉस्ट में इतना कार्बन जमा है जो वायुमंडल में CO2 की मात्रा को दुगना कर सकता है। हमारी रफ्तार को देखते हुए ग्लोबल वार्मिंग ये सदी खत्म होने तक इसमें से ज्यादातर CO2 निकाल देगी। शायद हम जलवायु में उस हद तक बदलाव कर रहे हैं जिसके बाद इस नुकसान की भरपाई नामुमकिन हो जाएगी। चलिए, हवा, पानी और जमीन सब के सब गर्म हो रहे हैं, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग वाकई हो रही है। मगर शायद ये हमारी गलती न हो, ऐसा कुदरत की वजह से हो रहा हो, सूर्य की वजह से हो। जी नहीं, इसमें सूर्य का हाथ नहीं। हम कई दशकों से सूर्य को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। सौर ऊर्जा में जरा भी बदलाव नहीं आया है। इसके अलावा पृथ्वी दिन के मुकाबले रात में और गर्मियों की बजाय सर्दियों में ज्यादा गर्म हो रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही ऐसा होता है। सौर ऊर्जा की वजह से तो इसका उल्टा होता। अब इस बात में कोई शक नहीं रह गया है कि इंसान पृथ्वी की जलवायु को बदल रहा है। समस्या की जड़ सूर्य नहीं है, बल्कि ये तो इसका हल है। ये बात हमें बहुत पहले से मालूम है, इतना पहले से कि आप सोच भी नहीं सकते। पेरिस, सितंबर 1878। तब तक तो आईफिल टावर भी नहीं बना था। तब यहाँ एक ऐसा मेला लगा था जैसा दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का शानदार सिर बस बनकर तैयार हुआ ही था। पूरी दुनिया से आए लोगों ने पेरिस के 27 हेक्टेयर के इलाके में अपने आविष्कारों और सामानों की प्रदर्शनी लगाई थी। अपना लाइट बल्ब दुनिया के सामने लाने में एडिसन को अभी भी 1 साल का वक्त था। बिजली से चलने वाली मशीनों के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तब लोग स्विच या बटन नहीं दबाते थे, हाथ की या घोड़ों की ताकत से ही सारे काम होते थे। हम इसी इंसान को देखने आए हैं, वही अजीब सी मूंछों वाला। वो मैथ्स का टीचर है और नाम है ऑगस्टा मूशा। याद रखिए, ये 1878 का वक्त है। तब गैस लाइट से ही रोशनी होती थी। ऑटोमोबाइल आने में अभी सालों का वक्त था। मगर मूशो यहाँ अपने सोलर पावर कॉन्सेंट्रेटर के जरिए लोगों को हैरान कर रहे हैं। सूर्य पर हम सब का हक है। हालांकि यह हमसे 9.3 करोड़ किलोमीटर दूर है, फिर भी अपनी ताकत का एहसास दिलाता है। मेरा आविष्कार सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को इकट्ठा करता है और उसे मैकेनिकल मोशन में बदल देता है। ये किसी भी तरह की मशीन को चला सकता है या आपके लिए बिजली पैदा कर सकता है, प्रिंटिंग प्रेस चला सकता है या गर्मियों में बर्फ बना सकता है। तो आपने देखा दोस्तों, अगर हमने सूर्य की जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल किया तो क्या क्या अजूबे हो सकते हैं। दुनिया का कोयला किसी दिन खत्म हो सकता है, लेकिन ये ताकतवर सूर्य हमेशा हमारे पास रहेगा। मूशों को उस मेले में गोल्ड मेडल दिया गया, मगर उसके बाद कोयले की कीमतें गिर गईं और वो इतना सस्ता हो गया कि सौर ऊर्जा में किसी की दिलचस्पी नहीं रही। इसके अलावा उस वक्त किसी को समझ ही नहीं आया कि फॉसिल फ्यूल जलाने से हमें क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। मूशों को रिसर्च के लिए मदद मिलना बंद हो गई। 35 साल बाद 20वीं सदी की शुरुआत में ऐसा ही हल सुझाने वाला एक और दरवाजा खुला। वो जगह थी इजिप्ट। ये कहानी आने वाली पीढ़ियों के काम की है। जलवायु को बदलने से रोकने की शुरुआत यहीं से हुई थी। इजिप्ट 1913। ये फिलाडेल्फिया के फ्रैंक शूमन है। इन्होंने सिर्फ 3 साल तक स्कूल में पढ़ाई की, मगर आविष्कार करने में माहिर दिमाग ने ये कमी दूर कर दी। 30 साल का होने से पहले ही शूमन ने सेफ्टी ग्लास की खोज कर ली थी। ऑटोमोबाइल्स और स्काईलाइट्स में इसके इस्तेमाल ने न जाने कितने लोगों की जान बचाई और शूमन को मालामाल कर दिया। ये दौलत उन्होंने अपने शौक यानी सौर ऊर्जा से जुड़ी रिसर्च करने में लगाई। शूमन ने अपनी टीम के साथ मिलकर बहुत सारे सोलर एनर्जी कॉन्सेंट्रेटर्स तैयार किए। इनसे भाप का इंजन भी चल जाता था। शूमन को उम्मीद थी कि सूर्य की ताकत से वो रेगिस्तान में सिंचाई करके उसे हरा भरा कर सकते हैं। 1913 में शूमन के सोलर पावर प्लांट का जब औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ तो उसे एक बड़ी कामयाबी माना गया। उन्होंने सूर्य की गर्मी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने का तरीका खोज निकाला था और सौर ऊर्जा को कोयले से भी सस्ता कर दिया था। ब्रिटिश और जर्मन दोनों सरकारों ने शूमन को अपना आविष्कार और बेहतर करने के लिए खुलकर मदद की पेशकश की। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह बेहिसाब एनर्जी का जरिया हो सकता था, जहां कोयला मंगाना बहुत महंगा था। मगर शूमन का सपना तो इससे भी बड़ा था। साइंटिफिक अमेरिकन को लिखे एक खत में
उन्होंने हिसाब लगाया कि अगर वो सहारा रेगिस्तान में सिर्फ 250 किलोमीटर के इलाके में अपना सोलर पावर प्लांट लगा लें तो इतनी बिजली पैदा हो सकती है जितनी दुनिया भर की इंडस्ट्रीज को चाहिए। मगर ऐसा हो न सका। लिक्विड फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोलियम का बाजार तेजी से बढ़ रहा था और वो जहाज चलाने, घर गर्म करने, कार और ट्रक चलाने में इस्तेमाल हो रहा था। तेल की कमी नहीं थी और वो कोयले से सस्ता था। उसे जमीन से निकालना और काम में लाना और भी आसान था। कोयले से जिस जहाज को चलाने में 100 आदमी एक हफ्ता लगाते थे, तेल से वही काम एक आदमी एक दिन में कर सकता था। रेगिस्तान में शूमन की कामयाबी के 1 साल बाद पहला विश्व युद्ध छिड़ गया। उनके सोलर कलेक्टर्स को गलाकर हथियार ढाल दिए गए। सौर ऊर्जा से चलने वाली सभ्यता बनाने का फ्रैंक शूमन का सपना 1 सदी के लिए दफन हो गया। एक और साफ सुथरा, कभी खत्म न होने वाला ऊर्जा का स्रोत है हवाएं। खुद सौर ऊर्जा से चलती हैं क्योंकि सूर्य हवाओं और लहरों को चलाता है। सोलर कलेक्टर्स के उलट विंड फार्म्स को ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होती और अगर वो पानी में हो तो बिल्कुल भी नहीं होती। वहां हवा भी बहुत तेज होती है। अगर हम हवाओं की सिर्फ 1% ताकत भी ले पाएं तो हमारी सभ्यता को चलाने लायक बिजली मिल जाएगी। पृथ्वी पर 1 घंटे में जितनी सौर ऊर्जा पहुंचती है उतनी एनर्जी पूरी दुनिया में साल भर में खर्च होती है। अगर सूरज और हवा की ताकत का जरा सा भी हिस्सा हम इस्तेमाल कर पाएं तो हमारे भविष्य की सारी ऊर्जा की जरूरतें हवा में कार्बन छोड़े बगैर ही पूरी हो जाएंगी। अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है। आने वाला कल सुनहरा ही होगा, मगर उसकी क्या गारंटी है। हमारे पूर्वजों ने कितनी ही मुसीबतें झेली हैं। अगर हमने खुद को बदला न होता तो कभी के खत्म हो चुके होते। हमारे पूर्वजों ने बहुत आगे की सोच रखते हुए फैसले लिए और खुद को बदला, तभी हम यहाँ तक आ पाए हैं। इससे पहले भी हम पर बड़ी मुसीबतें आ चुकी हैं, मगर हर बार हमने उनसे बचकर बुलंदियां चूमी हैं। सच तो यह है कि अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हमें अपने सबसे खराब दौर में ही मिली। एक दौर था जब दुनिया में 60,000 न्यूक्लियर वेपन्स कभी भी छोड़े जाने लायक हालत में तैनात थे। ये होड़ दुनिया के 2 सबसे ताकतवर मुल्कों में थी। दोनों अपनी जिद पर आमादा थे और एक दूसरे के आगे झुकने की बजाय उन्हें इस खूबसूरत दुनिया को बर्बाद कर देना मंजूर था। सोवियत यूनियन ने इंसान के बनाए अब तक के सबसे बड़े बम में विस्फोट किया था। उससे पैदा दहशत दूसरी तरह के खतरों के आगे छोटी हो गई। दुनिया के 2000 बड़े शहर कुछ ही घंटों में मलबे के ढेर में बदल जाएंगे, ये डर पीछे छूट गया था। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच न्यूक्लियर हथियारों को लेकर छिड़ी जंग नया मोड़ ले चुकी थी। चंद्रमा पर भेजे गए अपोलो मिशंस असल में इन दोनों मुल्कों के बीच हथियारों की दौड़ का ही अंजाम थी। लोगों को पृथ्वी का चक्कर लगाने या चांद पर भेजने के लिए बड़े भरोसेमंद और ताकतवर रॉकेट की जरूरत थी और ठीक उसी टेक्नोलॉजी की मदद से न्यूक्लियर हथियार को दुनिया के किसी भी कोने में ले जाकर दुश्मन के शहर को तबाह किया जा सकता था। मेरा मानना है कि इस देश को कसम खानी चाहिए कि वो अपना मकसद हासिल करेगा। ये दशक खत्म होने से पहले हमें चांद पर इंसान को उतारना है और उसे वापस पृथ्वी पर लेकर आना है। प्रेसिडेंट कैनेडी के 1961 के इस भाषण ने देश में जोश भर दिया। ये भाषण एक भविष्यवाणी की तरह था। इसमें चांद पर जाने की वैज्ञानिक जरूरतों का कहीं कोई जिक्र नहीं था। चंद्रमा कैसे बना, न तो इस बारे में कोई सवाल था, न वहां से सैंपल लाने की कोई बात कही गई थी। जी नहीं, अपोलो मिशंस तो सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन और स्ट्रैटेजिक मिसाइल्स की तकनीक का प्रदर्शन भर थे। मगर चांद पर जाने के दौरान एक मजेदार बात भी हुई। जब वहां से हमने पृथ्वी को देखा तो यह अलग ही दुनिया लगी, हमारी अपनी दुनिया। पहली बार पृथ्वी पर रहने वालों ने पृथ्वी को इस तरह से देखा था जैसी वो वाकई है, एक दुनिया बिना सरहदों वाली और कॉस्मोस के मुकाबले काफी छोटी। वजह चाहे जो भी हो, हमने भारी संसाधन जुटाकर अपोलो प्रोग्राम शुरू किया था, मगर शीत युद्ध के दौर में उसका मकसद बदल गया और उसकी जगह मौत के हथियारों ने ले ली। फिर भी इसने दिखाया कि पृथ्वी एक है और ये कभी भी खत्म हो सकती है। अपोलो मिशन की यही सबसे बड़ी कामयाबी है।
जो प्रोजेक्ट जानलेवा होड़ में शुरू हुआ था, उसी ने हमें अपनी दुनिया को पहचानने में मदद की। किस ताकत ने दुनिया का इतना बड़ा कमाल कर दिखाया? ये फिलीपींस के इफुगाओ लोग थे जो सिर्फ हाथ से काम करना जानते थे। करीब 10,000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने दुनिया भर में जलवायु में हुए एक और बदलाव से फायदा उठाया। आइस एज में जब इंटरवल हुआ और मौसम खुशहाल हुआ तो उन्होंने खेती का आविष्कार कर लिया। अब उन्होंने भटकना, शिकार करना और खाना जमा करना बंद कर दिया। पिछले 10 लाख सालों से ये सब उनके जीवन का जरूरी हिस्सा रहा था। अब वो एक जगह रुककर खाना पैदा करने लगे। उनके पूर्वजों को कुदरत से जितनी सौर ऊर्जा मिलती थी, खेती के जरिए वो उससे 10 या 100 गुना ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल करने लगे। पूरी दुनिया में लोगों ने घुमक्कड़ी छोड़कर खेती को अपनाया और सौर ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल करना सीखा। इससे सभ्यताओं का विकास हुआ। इस जबरदस्त बदलाव के लिए जी तोड़ मेहनत करने वालों की वजह से ही हम यहाँ पर हैं। अब हमारी बारी है। यहाँ भी कभी एक दुनिया थी। अगर शुक्र पर कभी जीवन था तो उसे अपने ग्रह की इस बदहाली को पलटने का मौका नहीं मिला होगा। ग्रीन हाउस गैसों के इस असर को थामना किसी के बस में नहीं था। एक दुनिया और भी है, हमारी दुनिया, वो भी अभी इसी वक्त। हमारी इस दुनिया और उसके बेशकीमती जीवन को बचाने में कोई भी वैज्ञानिक या तकनीकी अड़चन नहीं है। हम इसे बचाएंगे अगर हम इसकी कद्र करते हैं और अगर हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति होगी तब। मगर क्यों? कुछ लोग पूछते हैं चांद ही क्यों? हमने इसे अपना मकसद क्यों बनाया है? ऐसे लोग पूछ सकते हैं सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना क्यों जरूरी है? हमने चांद को अपना मकसद बनाया है। हमने चांद पर जाने का फैसला किया है और ये दशक खत्म होने से पहले ही हमें वहां जाना है और कई दूसरे काम भी करने हैं। इसलिए नहीं कि ये आसान है, बल्कि इसलिए कि ये बहुत मुश्किल है।